सूरजपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी मीरा और एक 18 साल का बेटा रोशन ही थे। रामू के पास खेती के नाम पर केवल आधा बीघा ही जमीन थी, जिस पर वो खेती करके अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। हे भगवान, बस इस बार अच्छे से बारिश हो जाए तो शायद हमारी फसल भी अच्छी हो जाएगी। नहीं तो मुझे लगता है कि इस बार हम भूखे ही रह जाएंगे। अजी, अजय आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? मेरा मन कह रहा है इस बार बारिश होगी और हमारे खेत भी हरियाली से हरे भरे होंगे। हाँ बाबा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं, इस बार बारिश होगी। और हाँ बाबा, मैं भी स्कूल से लौटने के बाद आपके काम में आपकी मदद किया करूँगा। नहीं रोशन बेटा, तुम्हें खेती के कामों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा, तुम केवल अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दो। हम दोनों की उम्मीद हो तुम। अरे ओ शंकर, कहाँ छिपा बैठा है बे? बाहर निकल। राम राम मुनीम जी। आइए बैठिए। बैठने का समय नहीं है मेरे पास। लाला जी ने सीधे सीधे कहलाया है, इस महीने का पूरा ब्याज और मूलधन का आधा हिस्सा कल शाम तक हवेली पहुंच जाना चाहिए। अगर पैसा नहीं आया तो परसों तेरी आधी बीघा जमीन पर लाला जी का हल चलेगा और इस झोपड़ी पर ताला लगेगा। मुनीम जी, भगवान के लिए लाला जी से कहिए थोड़ी सी मोहलत और दे दे। इस बार खेत में फसल लगा रहा हूं, जैसे ही कटेगी एक एक पाई चुका दूंगा। मेरी सुमित्रा अभी अभी बीमारी से उठी है, हम बेघर हो जाएंगे मुनीम जी। हाथ मत जोड़। लाला जी को पैसों से मतलब है, तेरी गरीबी की कहानी से नहीं। याद रखना, कल शाम तक का समय है। मुनीम और लठैत बड़बड़ाते हुए चले गए। शंकर वहीं मिट्टी पर बैठ गया। उसके पास रोने के लिए आंसू भी नहीं बचे थे। उसे अपनी पूरी जिंदगी अंधकार में डूबती नजर आ रही थी। मुनीम के जाने के बाद घर में भयानक सन्नाटा छा गया। मीरा दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। शंकर आंगन में पड़ी पुरानी खाट पर गुमसुम बैठ गया। उसने सुबह से एक घूंट पानी तक नहीं पिया था। तंगी, जिल्लत और जमीन खोने के डर ने उसके दिमाग को पूरी तरह सुन्न कर दिया था। अजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। भगवान ने चाहा तो इस बार हमारी फसल जरूर अच्छी होगी। और हाँ, हम जल्दी ही लाला के सारे पैसे भी चुका देंगे। बस आप उम्मीद मत छोड़िए। कैसे ना चिंता करूं मीरा, तुम्हें तो पता ही है पिछले 2 वर्षों से हमारी सारी फसल बर्बाद हो जा रही है और हमें किसी दूसरे के ही सहारे पर अपना जीवन काटना पड़ रहा है। मेरी बात मानिए जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। अच्छा, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। इतना कहने के बाद फिर मीरा घर के अंदर रसोई में चली जाती है। मीरा ने रसोई में रखा सामान देखा। डिब्बे में थोड़ा सा उड़द और मूंग की दाल बची थी। मटके में सुबह का जमाया हुआ गाढ़ा मलाईदार दही था। मीरा ने सोचा कि आज कुछ ऐसा बनाया जाए जो शंकर को थोड़ा सुकून दे सके। मीरा के हाथों में एक अनोखा हुनर था। वो जब भी घर पर दही बड़े, दही भल्ले बनाती थी तो उसका स्वाद पूरे मोहल्ले में मशहूर हो जाता था। हालांकि गरीबी की वजह से घर में ये सब कभी कभार ही बनता था। उसने जल्दी से दही भल्ले का सारा सामान तैयार किया और फिर अपने हाथों से एकदम स्वादिष्ट और लाजवाब दही भल्ले बनाए और फिर उन्हें प्लेट में लेकर रामू के पास बाहर आंगन में चली जाती है। सुनते हो जी, कब तक ऐसे सिर पकड़ कर बैठे रहोगे? जो किस्मत में लिखा है वो तो होगा ही। थोड़ा सा नाश्ता कर लो, सुबह से पेट में एक दाना नहीं गया है। मीरा, मुझे भूख नहीं है।
जब जमीन ही हाथ से निकल जाएगी, ये छत छिन जाएगी, तो खाकर भी क्या करूंगा? लाला के आदमी कल आकर हमें सड़क पर फेंक देंगे। आप हिम्मत हारेंगे तो इस बच्चे का क्या होगा? उठिए, थोड़ा सा चख लीजिए, आपके लिए ही बनाया है। शंकर ने भारी मन से प्लेट की तरफ देखा। भल्लों की महक उसके नथुनों से होती हुई उसके दिमाग को तरोताजा कर रही थी। उसने हाथ धोए और जैसे ही चम्मच से एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर मुंह में रखा, उसके चेहरे के भाव थोड़े से बदले। स्वाद इतना लाजवाब था कि कुछ पलों के लिए वो अपनी सारी परेशानियां भूल गया। अभी शंकर ने पहला ही टुकड़ा खाया था कि घर के मुख्य दरवाजे पर एक भारी और जानी पहचानी आवाज आई। अरे ओ शंकर भाई, घर पर ही हो या कहीं बाहर गए हो? अरे जादव, कैसा है तू मेरे भाई? और बता, घर पर सब लोग कैसे हैं? और आज अचानक बिना बताए यहाँ कैसे भाई? राम राम शंकर भाई। अरे मीरा भाभी, राम राम। मैं इस रास्ते से निकल रहा था तो सोचा अपने दोस्त का हालचाल लेता चलूं। अरे जादव भैया, आज तो सच में बड़े दिन बाद आना हुआ है आपका। और बताइए भैया, क्या हालचाल है? हालचाल तो ठीक है भाभी जी, आप बताइए कैसा चल रहा है सब कुछ? अरे ये क्या हाल बना रखा है शंकर? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है और आंखें सूजी हुई क्यों हैं? जब मैं गांव में घुस रहा था तो लाला के 2 लठैत रास्ते में जा रहे थे। क्या वे तेरे घर आए थे? जादव की इन बातों को सुनकर शंकर कुछ बोल नहीं पाया। उसका गला रूद गया। उसने सिर झुका लिया। जादव भैया, आपके दोस्त पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 2 साल से फसलें मारी गई, मेरी बीमारी में सारे पैसे लग गए। लाला से 20,000 का कर्ज लिया था, अब वो हमारी आधी बीघा जमीन और ये घर हड़पना चाहता है। कल तक का समय दिया है, वरना सब छीन लेगा। उस लाला की इतनी हिम्मत! गांव के गरीब किसानों को चूस चूस कर उसने अपनी हवेली खड़ी की है। पर शंकर, तू ऐसे हिम्मत हार कर क्यों बैठा है? क्या करूं जादव, मेरे पास 20,000 रुपए तो छोड़, 20 रुपए भी नहीं बचे हैं। कल जब वे आएंगे तो मैं उनके पैरों में गिरने के अलावा और क्या कर सकता हूं? जादव गहरे विचार में डूब गया। वो समझ रहा था कि मामला गंभीर है। इसी बीच मीरा अंदर से एक और कांसे की प्लेट में वही चटपटे दही भल्ले लेकर आई और जादव के सामने रख दी। जादव भैया, आप बहुत दिनों बाद आए हैं, थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए, बातें तो चलती रहेंगी। अरे भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? जादव ने बात अधूरी छोड़ी और प्लेट से एक भल्ला तोड़ा। जैसे ही उसमें पहला चम्मच मुंह में रखा, वो अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने भल्ले को चबाया, दही और चटनियों के स्वाद का आनंद लिया और फिर तुरंत दूसरा टुकड़ा खाया। भाभी, ये क्या चीज बनाई है आपने? कसम भगवान की, मैंने शहर के बड़े बड़े हलवाइयों, मेलों और शादियों में दही बड़े खाए हैं, लेकिन ऐसा स्वाद, ऐसा मक्खन जैसा भल्ला और ऐसा जादुई मसाला मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखा। मीरा ने झेपते हुए कहा। अरे नहीं भैया, घर में थोड़ा सा सामान पड़ा था, वही बना दिया। शंकर, तू बेवकूफ है। तू अपनी गरीबी पर रो रहा है और तेरे घर के अंदर ही अमीरी का खजाना छिपा हुआ है। खजाना? कैसा खजाना भाई जादव? मुझे तो किसी खजाने के बारे में नहीं पता है। जादव ने धीरे से शंकर की ओर एक कुटिल मुस्कान के साथ देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, वही चमक जो किसी चतुर व्यापारी की आंखों में कोई बड़ा मौका देखकर आती है। शंकर, मेरी बात ध्यान से सुन। तू खेती के भरोसे बैठा है, जहां मौसम की मार हर साल तुझे मार देती है। लेकिन भाभी जी के हाथों में जो ये दही भल्ले बनाने की कला है, ये मौसम की मोहताज नहीं है। ये स्वाद ही तुझे लाला के कर्ज से आजाद कराएगा। मैं कुछ समझा नहीं जादव।
तू कहना क्या चाहता है? अरे सीधा सा गणित है भाई। तू गांव के मुहाने पर जहां से 3 गांवों की कच्ची सड़कें मिलती हैं और जहां वो 100 साल पुराना विशाल बरगद का पेड़ है, वहां अपनी एक छोटी सी लकड़ी की ठेली लगा। वहां रोज सैकड़ों राहगीर, किसान, बैलगाड़ी वाले और व्यापारी गुजरते हैं। तू वहां ये चटपटे दही भल्ले बेचना शुरू कर। यादव की बातों को सुनकर शंकर और मीरा एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गांव के मुहाने पर ठेली लगाना, दही भल्ले बेचना, शंकर ने कभी ऐसा काम नहीं किया था। जादव भाई, मैं तो एक किसान हूँ। मैंने कभी बाजार में दुकान नहीं चलाई। और फिर गांव के लोग क्या कहेंगे कि शंकर अब ठेली लगा रहा है। ऊपर से ठेली लगाने, बर्तन खरीदने और सामान लाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरी जेब तो बिल्कुल खाली है। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता छोड़ शंकर। जब लाला तुझे बेघर करके सड़क पर फेंक देगा, तब ये गांव वाले तुझे रोटी देने नहीं आएंगे। इज्जत भीख मांगने में नहीं, मेहनत करके कमाने में है। और रही बात पैसों की, जाधव ने तुरंत अपनी जेब से 500 रुपए निकाले और उन्हें शंकर को देते हुए कहा, ये 500 रुपए हैं। ये कोई भीख नहीं है, ये मेरा तुझ पर उधार है। इन पैसों से कल बाजार जा, मिट्टी के मटके, पीतल की एक परात, साल के पत्तों के दोने और मसाले खरीद। भाभी जी घर पर भल्ले बनाएंगी, तू बरगद के नीचे बेचेगा। गोपाल भी स्कूल के बाद तेरी मदद करेगा। शंकर ने हाथों में रखे पैसों को देखा। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। लेकिन जाधव, लाला कल आ रहा है। वो 20,000 मांग रहा है। 500 रुपए से क्या होगा? लाला की चिंता मुझ पर छोड़। कल मैं खुद तेरे साथ लाला की हवेली चलूंगा। मैं उससे बात करूंगा। उसे समझाऊंगा कि अगर उसने तुझे बेघर कर दिया तो उसे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। हम उससे 2-3 महीने की मोहलत मांगेंगे। तू बस कल से काम शुरू कर। जाधव का ये भरोसा और ढांढस शंकर के बुझते हुए दिल में एक मशाल की तरह जल उठा। पहली बार शंकर को लगा कि अंधेरी सुरंग के पार कोई रोशनी है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही जाधव शंकर के घर पहुंच गया। दोनों मिलकर लाला भोलानाथ की पक्की हवेली पर पहुंचे। क्यों रे शंकर, पैसों का इंतजाम हो गया या फिर जमीन का कागज सीधे मेरे नाम कराने आया है? राम राम लाला जी, मैं शंकर का मित्र जाधव हूं। लाला जी, आप तो गांव के अन्नदाता हैं। शंकर गरीब किसान है, मौसम की मार से मारा गया है। अगर आप आज इसकी जमीन छीन लेंगे तो ये पूरा परिवार भूखा मर जाएगा और आपको भी 20,000 का मूलधन कभी वापस नहीं मिलेगा। तो क्या मैं अपनी तिजोरी खोलकर दान बांटता फिरूं? 20,000 रुपया कोई छोटी रकम नहीं होती। हम दान नहीं मांग रहे लाला जी। शंकर ने एक नया काम शुरू करने का फैसला किया है। हमें बस 3 महीने की मोहलत दीजिए। 3 महीने में शंकर आपका 1-1 रुपया ब्याज समेत चुकता कर देगा। अगर 3 महीने बाद पैसा ना मिले तो आप खुशी खुशी इसकी जमीन अपने नाम लिखवा लीजिएगा। लाला ने अपनी चतुर आंखों से जाधव और शंकर को देखा। उसने मन ही मन हिसाब लगाया। जमीन तो गिरवी रखी ही है, वो कहीं भाग नहीं रही। अगर 3 महीने में पैसे मिल जाएं तो ब्याज का और फायदा होगा, और अगर नहीं मिले तो जमीन तो अपनी है ही। ठीक है, 3 महीने, पूरे 90 दिन। अगर 90वें दिन की शाम तक मेरा 1-1 रुपया ब्याज समेत यहां नहीं पहुंचा तो मुनीम सीधे तेरी झोपड़ी पर ताला लगाएगा। जा। शंकर ने राहत की सांस ली। लाला की हवेली से निकलकर दोनों सीधे कस्बे के बाजार पहुंचे। जाधव के दिए पैसों से शंकर ने आवश्यक सामान खरीदा। अगली सुबह जब गांव सोया हुआ था, शंकर के घर का आंगन चहक रहा था। मीरा ने तड़के 3 बजे उठकर दाल पीसी, दही मथा और ताजे भल्ले तले। चटनियों की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। सुबह के 8 बजते बजते शंकर ने गांव के मुहाने पर
उस विशालकाय बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी लकड़ी की मेज सजा दी। शुरू के 2 घंटों तक शंकर ने वहां पर अकेले ही गुजारा। कोई भी उसकी दुकान के पास नहीं आ रहा था। शंकर उदास होकर सोचने लगा, क्या मैंने ये दुकान लगाकर कोई गलती तो नहीं कर दी है? मुझे यहाँ पे खड़े हुए लगभग 3 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन एक भी दही भल्ला नहीं बिका है। शंकर इन बातों को सोच सोच कर अपने मन में अफसोस कर ही रहा था। तभी करीब दोपहर के 12 बजे दीनू काका वहां पर आए। अरे शंकर बेटा, ये क्या बना रहा है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। काका जी राम राम। काका जी, मैं अपनी दुकान पर दही भल्ले बेच रहा हूँ। कहो तो एक प्लेट लगा दूं आपके लिए। दही बल्ले? बेटा शंकर, ये क्या होती है? मैंने तो कभी इस तरह के किसी भी पकवान का पहले नाम नहीं सुना है। अरे शंकर बेटा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। एक काम कर, तू अपने इन दही बड़ों को खिला तो दे मुझे, मैं भी तो देखूं इनका स्वाद कैसा है। अरे दीनू काका, एक बार खाकर तो देखिए, आपका मन खुश हो जाएगा। फिर शंकर जल्दी से दीनू काका के लिए एक दोना दही बड़ा निकालकर उनको दे देता है। अरे वाह शंकर, अरे ये क्या चीज बनाई है रे? भल्ला तो ऐसा है जैसे मुंह में रखते ही मक्खन की तरह घुल गया, और ये दही बिल्कुल सोंधा। अरे भाई, ऐसी चटपटी चीज तो मैंने आज तक किसी मेले में भी नहीं खाई। शंकर, एक दोना और लगा दे भाई। आज तो पेट भी भर गया और आत्मा भी तृप्त हो गई। दीनू काका जब अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने रास्ते में मिलने वाले हर आदमी से शंकर के भल्लों की तारीफ की। अरे भाई, रामपुर वाले बरगद के नीचे शंकर ने क्या कमाल के दही भल्ले लगाए हैं। खाते ही नसों में ठंडक उतर आती है। दोपहर होते होते 3-4 और राहगीर आए। जिसने भी एक बार खाया वो शंकर का मुरीद हो गया। पहले ही दिन शाम 4 बजे तक शंकर का सारा दही और भल्ले खत्म हो गए। जब शंकर घर लौटा और अपनी जेब से कमाई के 90 रुपए सुमित्रा की हथेली पर रखे तो सुमित्रा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दिन बीतने लगे और शंकर के दही भल्लों की ख्याति रामपुर ही नहीं बल्कि आसपास के 5-6 गांवों में जंगल की आग की तरह फैल गई। अब दोपहर के 12 बजते ही बरगद के पेड़ के नीचे मेला जैसा लगने लगता था। अरे शंकर भाई, 2 दोने और लगाना, जरा मिर्च तेज रखना, तुम्हारी लाल चटनी का तो जवाब नहीं। शंकर जी, हमारे गांव की पंचायत में भी सब आपके ही भल्लों की बात कर रहे थे। आज खाकर देखा तो पता चला कि चर्चा सच थी। शंकर की रोज की बिक्री जो पहले दिन 90 रुपए थी वो दूसरे हफ्ते तक बढ़कर 500 से 600 रुपए प्रतिदिन तक पहुंच गई। जहाँ एक तरफ शंकर के घर में खुशहाली लौट रही थी, वहीं दूसरी तरफ लाला भोलानाथ की हवेली में खलबली मची हुई थी। लाला भोलानाथ को लगा था कि शंकर 3 महीने में कभी पैसे नहीं जुटा पाएगा और वो आसानी से उसकी आधी बीघा जमीन हड़प लेगा। लेकिन जब लाला को पता चला कि शंकर के दही भल्लों की दुकान तो पूरे इलाके में धूम मचा रही है और वो रोज सैकड़ों रुपए कमा रहा है, तो लाला की रातों की नींद उड़ गई। अबे मुनीम, ये क्या सुन रहा हूं मैं? वो फटेहाल शंकर बरगद के नीचे दुकान चलाकर रोज नोट छाप रहा है। जी लाला जी, बात तो सच है। पूरे रामपुर और आसपास के गांव में सिर्फ शंकर के दही भल्लों की ही बात हो रही है। लोग कहते हैं कि उसके भल्लों में कोई जादुई स्वाद है। अगर उसने 3 महीने में मेरा 20,000 रुपया चुकता कर दिया तो उसकी वो जमीन मेरे हाथ से निकल जाएगी। उस जमीन पर तो मेरी नजर सालों से है। वहां मुझे अपना नया गोदाम बनाना है। कुछ कर मुनीम,
उसकी दुकान बंद होनी चाहिए। मुनीम ने अपनी शैतानी बुद्धि चलाई। उसने लाला के कान में फुसफुसाकर एक साजिश रची। अगले दिन दोपहर में जब शंकर के स्टॉल पर ग्राहकों की भारी भीड़ लगी हुई थी, तब गांव के 2 आवारा और दबंग किस्म के युवक वहां पहुंचे। वे लाला के भेजे हुए टट्टू थे। उन्हें जानबूझकर माहौल खराब करना था। एक युवक ने दोना हाथ में लिया, भल्ला मुंह में रखा और जमीन पर थूकते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे थू, ये क्या सड़ा हुआ खाना बेच रहा है रे शंकर? इस दही में तो मक्खी गिरी हुई है। ये भल्ला खाकर मेरा पेट खराब हो जाएगा। शंकर घबरा गया। उसने तुरंत हाथ जोड़े। भैया, ऐसा मत कहिए। मेरी दुकान में पूरी सफाई रहती है। मैं खुद हर चीज हाथ धोकर बनाता हूँ। तू हमें बीमार बनाना चाहता है? फेंक इसका मटका। अबे ओए, जबान संभाल कर बोल। हम पिछले 1 महीने से रोज यहाँ भल्ले खा रहे हैं। शंकर के खाने से ज्यादा साफ और स्वादिष्ट चीज पूरे इलाके में नहीं मिलती। तुम दोनों लाला के आदमी हो ना? नाटक मत करो यहाँ। हाँ, हम सब जानते हैं कि तुम जानबूझकर शंकर की दुकान बिगाड़ना चाहते हो। निकलो यहाँ से, वरना गांव की पंचायत बुलाएंगे। गांव वालों का ये भयानक गुस्सा देखकर वे दोनों दबंग डर गए और दुम दबाकर वहां से भाग खड़े हुए। शंकर की आंखों में आंसू आ गए। आज उसकी ईमानदारी, सफाई और व्यवहार ने उसे गांव वालों का रक्षा कवच दिला दिया था। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। देखते ही देखते लाला भोलानाथ द्वारा दी गई 90 दिनों की मोहलत का अंतिम दिन आ पहुंचा। दोपहर के 2 बज रहे थे। लाला भोलानाथ अपनी हवेली की बालकनी में बैठा खैनी चबा रहा था। उसके पास मुनीम जी स्टैम्प पेपर और जमीन के कागजात लिए तैयार बैठे थे। लाला घड़ी देख रहा था। देखा मुनीम, 90वां दिन आ गया और सूरज ढलने को है। शंकर का कोई अता पता नहीं है। आज शाम होते ही पुलिस को साथ लेकर चलेंगे और उस आधी बीघा जमीन पर अपना लाल झंडा गाड़ देंगे। जी लाला जी, बिल्कुल सही कहा। उस गरीब की क्या औकात कि 3 महीने में 20,000 रुपए जोड़ सके। तभी हवेली के मुख्य फाटक से 2 लोग अंदर दाखिल हुए। आगे आगे पूरे स्वाभिमान से सिर उठाकर चलता हुआ शंकर था। हाथ में एक लाल कपड़े की थैली थी और उसके पीछे उसका दोस्त जाधव था। लाला जी, ये रहे आपके 20,000 रुपए का मूलधन और ये ऊपर के 3,000 रुपए आपके 3 महीने का पूरा ब्याज। गिन लीजिए 1-1 रुपया। लाला भोलानाथ की आंखें फटी की फटी रह गईं। मुनीम का हाथ कांपने लगा। लाला जी, डाका आप लोग डालते हैं गरीबों के हक पर। ये पैसा शंकर के पसीने की कमाई है, उसकी पत्नी के हाथों के स्वाद की कमाई है और उसकी ईमानदारी की कमाई है। अब बातें बनाना बंद कीजिए और मेरी मित्र की जमीन के असली कागजात और वो स्टैम्प पेपर तुरंत वापस कीजिए। शंकर और जाधव हवेली से बाहर निकल आए। लाला भोलानाथ अपनी खाली हवेली में बैठा केवल नोटों को देखता रह गया। समय बीतता गया। रामपुर गांव में बहुत से बदलाव आए, लेकिन शंकर की जिंदगी में जो स्थिरता और खुशी आई थी वो कायम रही। शंकर ने कर्ज चुकाने के बाद अपने काम को और बेहतर बनाया। जादव भाई, अगर उस काली दोपहर में तुम मेरे घर न आए होते और सुमित्रा के भल्लों का स्वाद पहचान कर मुझे रास्ता न दिखाया होता, तो आज मैं और मेरा परिवार सड़क पर दर दर की ठोकरें खा रहा होता। अरे शंकर, रास्ता तो ईश्वर दिखाता है, मैंने तो बस धक्का दिया था। असली जादू तो भाभी के हाथों की कला में और तेरी अटूट मेहनत में था। सूरज ढल रहा है। खेतों से उठती ठंडी हवा बरगद की पत्तियों को सरसरा रही है। दूर किसी मंदिर से घंटे की आवाज आ रही है। शंकर अपने दोने में दही भल्ला सजाते हुए आने वाले ग्राहक से मुस्कुराकर कहता है, आइए बाबूजी, रामपुर के चटपटे दही भल्ले तैयार हैं।